Namaskar dosto. Hope you all are safe and taking all the precautionary measurement in this COVID pandemic time. The most affected area in this COVID time is our education system. बट आपको जान के खुशी होगी हमारी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पास किया है। इसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। सो इन दिस वीडियो ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर एंड उसको प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी और क्या मेजर चेंजेस ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाने वाला है। एक चीज़ तो हमें मानने पड़ेगा कि दिस इज़ द एजुकेशन पॉलिसी जिसका वेट हम कई सालों से कर रहे थे। मोर देन 3 डेकेड से हम इसका वेट कर रहे थे। कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो आ रहे होंगे कि यार अच्छा खासा तो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा था, उसको चेंज करके नया एजुकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। So, let me tell you some facts with you. India is having largest education system in the world. Approximately 1.5 million schools in India. Approximately 23,000 colleges including engineering colleges and approximately 900 plus universities. अगर हम टोटल स्टूडेंट्स को मिला लें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ स्टूडेंट्स इंडिया में हैं, राइट। While having the largest education system in the world, we are not able to produce a single Nobel laureate in the field of STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वेयर यूएसए ने वहाँ पे 100 प्लस नोबेल लॉरेट इन 70 सालों में प्रोड्यूस किए और हमारे जीरो। क्लियरली पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के साथ। चलो इस नोबेल प्राइज को हम किनारे रख देते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर जॉब्स, राइट, जो एक मेजर रोल होता है हमारी पढ़ाई लिखाई के बाद। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट्स वांट कि उसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए। यू विल बी सरप्राइज टू नो आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 65% स्टूडेंट आर नॉट एबल टू बाय अ डिसेंट जॉब फॉर देमसेल्फ, राइट, एंड अप्रॉक्सीमेटली 90% हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं जिनको जॉब मिल भी जाता है वो अंडरपेड होते हैं। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, इफ यू आर हैविंग अ कंपनी, राइट, one type of manufacturing company, you produce some sort of you can say water bottle, right? So I am an engineer, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि सर आप हमें जॉब दे दो। यू विल और मैंने इंजीनियरिंग अपनी 90% से ग्रेजुएट की है, राइट। यू विल व्हाट यू विल आस्क टू मी, क्या पूछोगे आप हमसे? यू विल आस्क कि क्या आप इस बॉटल को बनाना जानते हो? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस बॉटल्स? अगर हमें वो नहीं पता होगा तो क्या आप हमें जॉब दोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दोगे। सो यू विल फाइंड ए स्किल्ड पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। एंड आई एम हैविंग डिग्री, वी नो दिस इज द बॉटल, बट वी डोंट नो ABC ऑफ दिस बॉटल की ये कैसे बन के आती है हमारे पास, राइट। सो यू आर नॉट गोइंग टू ऑफर मी अ जॉब। यही हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। टिल 12 तो हम जॉब क्रिएशन की बात ही नहीं करते। वी डोंट टॉक अबाउट द मनी, बट फाइनल एजेंडा इज आवर मनी, राइट। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी सिंगल पेरेंट्स वांट। अब ऐसा तो आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा 10th कर ले, 12th कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, PhD कर ले, उसके बाद मॉन्क बन जाए, साधु बन जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आप चाहते हो कि आफ्टर ग्रेजुएशन उसको एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाए। सो देन व्हेन यू नो द फाइनल एजेंडा इज टू अर्न मनी by getting a job, so why don't we nurture our students in such a manner so that they can grab those skills that is relevant for the future, and when they reach there they can grab the particular job जिनमें उनका इंटरेस्ट है, राइट। these are the problems जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा था। और वो क्यों फेस कर रहा था, लेट मी टेल यू हिस्ट्री ऑफ दैट। देयर वाज अ टाइम जब इंग्लिश मैन हमारे पास इंडिया में प्रॉपर सेटअप हो चुके थे। सो दे वर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग विद इंडियंस। मतलब उनको हमसे बात करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऑब्वियसली वो इंग्लिश में बात करते थे, हम हिंदी में बात करते थे। सो देयर वाज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश मैन। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम उन्होंने अपने एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट और यू कैन से हिस्टोरियन को बुलाया, नेम लॉर्ड बेविंगटन मैकॉले। ही केम टू इंडिया एंड उनसे उनको एक टास्क दिया गया कि यू हैव टू डेवलप सम इन्वायरमेंट जिसके थ्रू इनको एजुकेट किया जा सके, राइट। और एजुकेशन का एजेंडा तो सिंपल सा था ही। यू ऑल नो कि व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ दैट एजुकेटिंग। सो एट दैट टाइम
industrialization were on peak. Let me tell you what is the industrialization, what is the process of that thing. So basically क्या है, अगर एक वाटर बॉटल बनानी है किसी कंपनी को, तो they will set up a four station. In first station they will grab the raw materials, that is a melted plastic. Then second step पे हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू इसको तुम्हारे पास बॉटल के बेस को बनाया जाएगा, राइट. इन थर्ड स्टेप इसकी थ्रेड्स बनाई जाएंगी. इन फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, उस पर ये इस बॉटल की कैप को लगाएगा, राइट. इन दिस वे एट दैट फाइनल स्टेज ये हमारी पूरी बॉटल बन के तैयार हो जाएगा. द पर्सन ऑन पर्टिकुलर स्टेज, उसके पास स्पेसिफिक टास्क है कि अगर आप इस स्टेशन पे हो और आपको यहाँ पे इस बोतल की कैप को लगाना है, तो ओनली थिंग आप ना इस स्टेप को देखोगे और ना ही अगले स्टेप को देखोगे. आप सिर्फ क्या करोगे, इस बोतल की कैप को उठाओगे, इस पर लगाओगे और इसको आगे बढ़ा दोगे. द सेम थिंग हैपेंस विद अवर एजुकेशन सिस्टम. फर्स्ट क्लास में बच्चा जो होता है उसके पास एक स्पेसिफिक हमारे पास सिलेबस है, ये पढ़ना है उसको. फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, उसी तरीके से अगले ग्रेड में उसको इम्प्रूव किया जाता है. और उसके बाद हर एक ग्रेड के बाद उसको एक स्टिकर लगाया जाता है उसके ऊपर, ना वो आपने फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लिया है, अब आप नेक्स्ट ग्रेड में जाइए, राइट. सो जस्ट इमेजिन कि द स्टूडेंट जो एक थर्ड या सिक्स क्लास में है, वो उसको सेवेंथ या फिफ्थ का सोचने का अलाउड नहीं है. वो अपनी क्रिएटिविटी यूटिलाइज करके कुछ आगे सोच नहीं सकता. उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है और अपने पर ठप्पा लगवाना है कि यस हमने इसको पास कर लिया, हमें आगे बढ़ना है. दिस इज द प्रॉब्लम जो हमारे पास, उन्होंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा और उसके बेसिस पूरा एक सिस्टम बना दिया. The worker at that particular platform in the industries are not allowed to think कि इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे किया जाए. उसी तरीके से द स्टूडेंट इन क्लास 6 आर नॉट अलाउड टू थिंक कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और या पीछे हम लोग क्या पढ़ने हैं, या इस जो टॉपिक है इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट करके इसमें हम और कितना रिसर्च कर सकते हैं. सो वी वर नॉट अलाउड टू थिंक इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम था हमारा. लेट्स टेक एग्जाम्पल. एक स्टूडेंट है, राइट, वो क्लास 8th में, 4 ईयर उसको ग्रेजुएशन 12th कंप्लीट करने में लगेगा, देन 4 ईयर अप्रोक्सीमेटली ग्रेजुएशन करने में लगेगा. तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 ईयर के बाद आप उसको फोर्स करोगे, नाउ यू हैव टू अर्न मनी, नाउ यू हैव टू अर्न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जस्ट इमेजिन आज से 8 साल या 10 साल के बाद जब वो बच्चा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लायक होगा, तो टेक्नोलॉजी में कितना चेंज हो चुका होगा. जो उसने पढ़ा है और जो आज टेक्नोलॉजी होगी 10 साल के बाद, क्या वो सेम होगी? एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट. दिस इज द पिक्चर. इसमें एक असिस्टेंट है, एक कैमरामैन है और एक पायलट है. 3 लोग हैं. दे आर शूटिंग अ वीडियोज इन, एंड राइट नाउ यू कैन जस्ट सी दिस पिक्चर. अ ड्रोन विद इनबिल्ट कैमरा. 3 लोगों की जॉब इस 10 साल में चली गई, राइट. सो वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्फ. आप सोच रहे हैं कि आज हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है वो 10 साल के बाद वही उसको जरूरत होने वाला है जॉब पाने के लिए? नो, इट्स नॉट, बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, राइट. वी हैव टू ग्रैब दोज स्किल्स दैट इज रिलेवेंट फॉर द फ्यूचर. सो हमें अपने आप को उसी तरीके से रेडी होना पड़ेगा. अभी आप क्या देखते हो, in coming 10 to 20 year you will see robots walking on the roads, you will see robots serving on the restaurants, right. So just imagine robots driving the car. टेस्ला ने तो ऑलरेडी अपनी ऑटोमेटेड कार लॉन्च कर दी है. उबर इज रेडी विद द फ्लाइंग कार्स. सो टैक्सी ड्राइवर, जो तुम्हारे वेटर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गोइंग टू लूज देयर जॉब. द ओनली पर्सन विल सर्वाइव इन द फ्यूचर वो जो स्किल्ड होगा, जो फ्यूचर के लिए रेडी होगा, जो अपने आप को अभी से रेडी कर रहा होगा, राइट. सो जस्ट थिंक आगे की सोचो, आगे की सोचते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को हम लोग नर्चर करते हैं. दीज वर द प्रॉब्लम इन आवर प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम. 2 एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस हमारे पास लॉन्च हो चुकी थी, पास हो चुकी थी. वन वॉज एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी in 1968 and other was in the time of Rajiv Gandhi. So that was the time of 1986. But
किसी रीज़न की वजह से वो उनके टाइम पीरियड में पास नहीं हो पाया सेकंड पॉलिसी, और वो पास हुआ 1992 में। एट दैट टाइम पीवी नरसिम्हा राव वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अब बात करते हैं थर्ड पॉलिसी की। अब इसका बैकग्राउंड कैसे सेटअप हुआ? इट ऑल स्टार्टेड विद द बीजेपीज मैनिफेस्टो ऑफ 2014 इलेक्शन। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, व्हेन दे आर गोइंग टू विन द इलेक्शन, दे आर गोइंग टू ब्रिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? सो दे वॉन द इलेक्शन एंड स्मृति ईरानी वॉज द HRD मिनिस्टर, और उन्होंने एक कमेटी बनाया जिसका हेड TSR सुब्रमण्यम कर रहे थे। उनकी लीडरशिप में एक रिपोर्ट सबमिट की गई HRD मिनिस्ट्री को इन मई 2016, बट समहाउ वो शायद उनको पसंद नहीं आया, उसको फिर स्क्रैप कर दिया गया और न्यू कमेटी 9 मेंबर की कमेटी बनाई गई इन 2017, राइट? जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, राइट? जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को फाइनली 2020 में सबमिट किया है, और दिस ड्राफ्ट जो उन्होंने सबमिट किया है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास किया गया बाय यूनियन कैबिनेट। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या फ्लॉज थे, सो सारे फ्लॉज को इस एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने की कोशिश की गई है। दिस पॉलिसी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड फॉर साइटेड, राइट? सो yes, this is going to give a vision to the student, so that as a student they will get a freedom to use their brain, to use their creativity and learn whatever they want. They will not be forced कि आप अगर इस स्ट्रीम में हो तो यही स्ट्रीम पढ़ो। उनको एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड की गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहले हमारे पास जो एजुकेशन हमारे HRD मिनिस्ट्री है, राइट? HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। सो सेकेंड जो चेंजेस हमारे पास किए गए हैं, चेंजेस इन स्कूल सिस्टम। सो यहाँ पे 2 मेजर चीज़ें हैं, एक हमारे पास चेंजेस एट अ स्कूल लेवल एंड चेंजेस एट अ कॉलेज लेवल। फर्स्ट जो मेजर चेंज हमारे पास हुआ है वो 10+2 विल बी चेंज इन 5+3+3+4, मतलब 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेज इज फंडामेंटल स्टेज, सेकेंड इज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड वन इज मिडिल स्टेज एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज 3 ईयर टिल आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल्स। जो इनिशियल स्टेज होगी हमारे पास, वो हमारे पास 5 ईयर तक होगी हमारे पास, जिसमें 3 ईयर हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे वो या तो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी होंगे, राइट? और 2 ईयर प्राइमरी स्कूल्स इन किंडरगार्टन। जो हमारे पास ग्रेड्स 1 और 2 होंगे वो हमारे इसी फंडामेंटल स्टेज में हमारे पास ऐड किया गया है, राइट? बोथ टुगेदर अगर दोनों को हम मिला लें तो वो एज ग्रुप हमारे पास 3 से 8 ईयर तक के एज ग्रुप को कवर करेगा। सो इसमें हमारे पास उनको क्या क्या सिखाया जाएगा? बेसिकली सबसे पहले दे विल बी अलाउड टू टॉक या दे विल बी अलाउड टू लर्न इन देयर रीजनल लैंग्वेज, राइट? सो दैट उनको पूरी तरीके से अपने क्रिएटिविटी को या उनको जस्ट दे विल बी प्रोवाइडेड अ फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्लोर देमसेल्फ। उन पर कोई बर्डन स्पेसिफिक नहीं होगा कि आपको ये पढ़ना है ये पढ़ना है। उनका एक कैरिकुलम होगा जिसमें हमारे पास नंबर सिस्टम्स होंगे, हमारे पास नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, इनकी सारी बेसिक्स बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी एंड दे विल बी अलाउड टू लर्न इन देयर रीजनल लैंग्वेज, राइट? एट सेकेंड स्टेज हमारे पास क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें हमारे पास ग्रेड 3 to 5, मतलब ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5, जिसका एज ग्रुप हमारे पास होगा वो 8 से 11 ईयर तक के। इसमें हमारे पास बेसिकली फोकस किया गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द फील्ड ऑफ स्टेम, राइट? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पूरी तरीके से, एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, राइट? सो इन सब में इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, नाउ ऑनवर्ड्स पूरा फोकस जो होगा वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में होगा। मीन्स वट एवर दे आर लर्निंग दे हैव टू लर्न इन सच अ मैनर सो दैट वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी उस पर कर पाएँ। सो इन मिडिल स्टेज उसमें जो हमारे पास ग्रेड्स आ रहे हैं वो 6th, 7th एंड 8th ग्रेड आ रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें तो वो एज ग्रुप हमारा कवर कर रहे हैं 8 से 11 ईयर तक, राइट? सो
यहाँ पे मेन जो हमारे पास हाईलाइट है वो है कि इस एज ग्रुप में कोडिंग मैंडेटरी कर दिया गया है, बिकॉज कोडिंग इज अ थिंग दैट स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है, राइट, इमेजिनेशन स्किल्स को इंक्रीज करता है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। और इंटर्नशिप भी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब पूरे एक साल में एटलीस्ट 10 से 20 डेज का इंटर्नशिप स्टूडेंट को करना पड़ेगा, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कारपेंट्री की शॉप है, तो स्टूडेंट विल गो टू कारपेंट्री शॉप एंड दे विल गिव देयर 2 to 3 आवर पर डे, राइट। वहाँ पे वो सीखेंगे कि वो बेसिक प्रोसेस क्या होता है टू बिल्डिंग एनी फर्नीचर, या इट्स जस्ट एग्जांपल। दे कैन गो एनी कंपनीज, वहाँ पे दे कैन सी कि हाउ कंपनीज वर्क, हाउ दे प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस कम्स इन अंडर द इंटर्नशिप, और ये उनके एकेडमिक्स में और उनके असेसमेंट में ऐड होगा। फोर्थ स्टेप है वो हमारा है सेकेंडरी स्टेज, जो कि कवर करता है 9th 10th 11th एंड 12th। और जो एज ग्रुप हमारा बनाया गया है वो हमारा एज ग्रुप है 14 से 18th ईयर तक। यहाँ पे पूरी तरीके से स्टूडेंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है, एंड द विजन इज टू नर्चर देम फॉर द फ्यूचर, मीन्स आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू इंटर इन अ कॉलेज, सो दैट वो अपने पैशन को फॉलो करें। तो मेन फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, वट एवर दे आर फीलिंग दे आर गुड एट, वो उन्हीं को एक्सप्लोर करें along with that their subject knowledge, right? Big step taken by our Indian government in this new education policy, right? So they are encouraging our student to learn in our regional language. यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन उसको अपनी एजुकेशन अपनी रीजनल लैंग्वेज में नहीं मिलती है। इंडिया इज ऑल्सो वन इन दैट 40%, राइट। But now we have to encourage our student to learn in our regional language, because जब मदर टंग में हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम हेजिटेट नहीं करते हैं कि विदाउट मिस्टेक हम अपनी मदर टंग में बात कर पाएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट हम स्कूल्स में इंग्लिश में बात करते हैं और घर में जब आते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, राइट। स्टूडेंट को हिंदी का इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को क्या है कि पूरी तरीके से डबल इन्वायरमेंट में जीना पड़ता है, तो वो अभी अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, बिकॉज वो हमेशा उसमें एक फियर होता है कि यस इफ ही इज गोइंग टू स्पीक समथिंग, अगर वो गलत हो गया तो टीचर उसको डांट लगाने वाली है। नाउ अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। As I told you earlier, क्लास 6 से हमारे पास इंटर्नशिप और कोडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, राइट। कोडिंग इज जस्ट अ थिंग जिसमें स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करता है, इमेजिनेशन स्किल्स को इन्हांस करता है और चीज़ों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने में हेल्पफुल करता है। व्हेयरएज इंटर्नशिप स्टूडेंट को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ इंजीनियरिंग में फोकस करते थे, राइट। इसमें हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन में हमारे पास सिलेबस बर्डन को कम किया जाएगा, मोर ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाएगा और स्टूडेंट को इनकरेज किया जाएगा कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करें, राइट। सो व्हेन दे फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, देन ऑब्वियसली तभी वो अपने आप को वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर पाएंगे और चीज़ों को वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन जो हमारा होगा वो स्टूडेंट का स्ट्रेस बर्डन रिड्यूस करने के लिए हमारे पास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव और एग्ज़ाम ट्वाइस इन ईयर 2 बार ईयर में कंडक्ट किए जाएंगे और वो हमारे पास स्टूडेंट के सेल्फ असेसमेंट भी होगा उसमें, जो कि एक टीचर्स के थ्रू किया जाएगा। स्टूडेंट खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा और जो हमारे स्टूडेंट्स के जो से कलीग्स होंगे उनके थ्रू भी वो असेसमेंट किया जाएगा। combination of the subject, there is no discrimination between science, art and commerce। पहले क्या होता था, साइंस स्टूडेंट जो हमारे पास होते थे वो थोड़ा सा सुपीरियर माने जाते थे इन रिस्पेक्टिव ऑफ आर्ट और कॉमर्स स्टूडेंट, बट यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया है एंड ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट आर अलाउड टू टेक वट एवर सब्जेक्ट दे वांट। As an educator, I can understand the importance of extracurricular activities, right? What is the experiential learning, importance of experiential learning
इन अवर K12 एजुकेशन. सो यहाँ पे 8th पॉइंट जो है हमारे पास पूरी तरीके से इसको इम्पोर्टेंस हमारे पास एज थ्योरेटिकल के सेम इम्पोर्टेंस हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को दिया गया है, एंड दैट इज़ बिग थिंग. Now student who is not good in theoretical knowledge, they can explore themselves in extracurricular activities. So यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, ऑब्वियसली दैट इज़ अ मेजर थिंग जो एक स्टूडेंट प्राउड करता था अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर. बट यहाँ पे अब हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है कि ऑब्वियसली यू आर 99%, यू आर 98%, यू आर 78%. यहाँ पे स्टूडेंट के ओवरऑल एकेडमिक्स के ऊपर, उनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनके हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके असेसमेंट के ऊपर जो कि उनके टीचर्स के थ्रू दिया गया है, उनके कलीग स्टूडेंट ने किया है, उनका सेल्फ असिस्टमेंट और उनके इंटर्नशिप या उनके वेकेशनल ट्रेनिंग से जो उनको ग्रेड्स मिले हैं, all will be included in your report card. So this will give a huge impact that कि स्टूडेंट पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट को उसके एक रिपोर्ट कार्ड में पुट किया जाएगा. हायर एजुकेशन पूरी तरीके से फोकस हमारे पास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे किया गया है, इनोवेशन पे किया गया है, राइट. सो नाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी इनकरेज्ड to focus on innovation, research, right, and project-based learning, right. So whatever they are learning, they have to focus on these things. Vocational training को mandatory कर दिया गया है, right. और these are things जो changes लाई गई हैं हमारे education system में. So from this point I am leaving you here, and hopefully this is the video जो आपको थोड़ा सा help हुआ है. And if you like this video, please do subscribe our channel and see you in next video. Thank you so much.